चलिए भाई, सेट नंबर 55 पर आज बात कर लेते हैं। कल का टॉपिक कल कंप्लीट हो गया था। आज 1857 के विद्रोहों से प्रश्नों की शुरुआत होगी और आगे ये चलेंगे। हमारे फिर जो तमाम जो टॉपिक बचे हुए हैं मॉडर्न इंडिया के, वो आगे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सेट नंबर 55 के क्वेश्चन जो है 1857 के विद्रोह से हैं। 1857 के विद्रोह का महत्व आप जानते हैं। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला यह पहला सशस्त्र और व्यापक विद्रोह था। और इसके बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्यतः, उनमें सबसे ज्यादा प्रश्न जो है इसके स्वरूप को लेकर के पूछे गए हैं। तमाम विद्वानों ने, इतिहासकारों ने इसके स्वरूप को लेकर के अपने अपने मत दिए हैं। इसके अलावा इस आंदोलन के आरंभ के कारण क्या क्या थे, इसके अलावा इसका विस्तार का स्वरूप क्या था, कहाँ कहाँ और किस प्रकार से यह विस्तारित हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर के ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की, आधुनिक भारत के इतिहास की एक ऐसी, यहाँ जब हम आधुनिक भारत बोलते हैं, जब हम हिस्ट्री सब्जेक्ट में आधुनिक भारत बोलते हैं तो वो वर्तमान से संबंधित नहीं होता, बल्कि आजादी से पहले और मध्यकाल के बाद के बीच की जो घटनाएं हैं, इनको हम आधुनिक भारत यहाँ बोल रहे हैं। तो उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण घटना 1857 ईस्वी की है। और जो ये घटना हुई थी 1857 की, इस घटना ने अंग्रेजों की नीतियों को बदला, अंग्रेजों की विचारधारा को बदला। और इसका पहला जो प्रमाण है वो मिला हमें 1858 के अधिनियम के द्वारा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश क्राउन का जो रूल है वो स्थापित कर दिया गया। तो इन तमाम घटनाओं को प्रश्नों के माध्यम से हम लोग समझते जाएंगे और होप सो आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, तो फटाफट इससे आप अपना अभ्यास रखें, प्रैक्टिस करते जाएं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। लास्ट टाइम जो होता है ये हमारे रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी होता है। जो हमने पहले पढ़ा है उसको फटाफट हम रिवाइज कर लें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। इसके लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम से 1 महीने सवा महीने पहले का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? देखो, मैंने कल आपको कई जगह ऐसा इंडिकेट किया था कि देखने में ऐसा लगता है कि प्रश्न एकदम सीधा साधा है और हम पहले से इसको जानते हैं और हम उसको फटाफट टिक लगा देते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसा देखा गया है कि कई बार आपके हिसाब से वो आंसर सही होता है, लेकिन आयोग, कमीशन जो है उसको गलत साबित कर देता है। तो आपको तार्किकता के आधार पर उत्तर का चयन करना होगा। बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, इस 1857 का मुख्य तात्कालिक कारण, यानी कि बहुत सारे कारण थे इसके पीछे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो तात्कालिक कारण था जिसकी वजह से ये विद्रोह शुरू हो गया तुरंत के तुरंत, वो कारण आपको बताना है। तो इसमें कौन कौन से कारण हैं? ठीक है, देखो वैसे तो ये चारों कारण ही इस विद्रोह के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इनमें से कोई एक है ऐसा जो तात्कालिक प्रमुख कारण माना गया है। ए, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसे व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं। बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह। सी, सैनिक असंतोष। और डी, भारत की का आर्थिक शोषण। ये सारी घटनाएं 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप तात्कालिक कारण ढूंढते हैं तो इन चारों ऑप्शन में ज्यादातर बच्चे बी और सी में कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। बी और सी में उनको अपना आंसर दिखाई पड़ेगा, लेकिन आंसर तो एक ही हो सकता है, दो तो हो नहीं सकते। कई आप में से कई लोग ऐसा मान सकते हैं कि सैनिक असंतोष इसके आंदोलन का, इस संग्राम का तात्कालिक कारण था, क्योंकि सैनिक छावनी से शुरुआत हुआ था। सैन्य विद्रोह इसका एक बहुत बड़ा स्वरूप था, फिर आगे चल करके क्षेत्रीय शासक भी इसमें शामिल होते गए। लेकिन ये जो सैनिक असंतोष था, ये सैनिक असंतोष कई कारणों से था, सैनिक असंतोषों का भी कई कारण था, लेकिन तात्कालिक कारण था धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। हमारा आंसर बी हो जाएगा और इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से होगी कि जब अंग्रेजों ने भारत में ऐसे कारतूस इस्तेमाल करने की बात कही जिसमें यह संदेह था कि गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, और इस प्रकार के कारतूस को ना अंग्रेजों ने क्रीमिया के युद्ध में पहले ही यूज किया था, सफलतापूर्वक इनका इस्तेमाल किया था। ये जो कारतूस थे इनमें गाय और सुअर की चर्बी, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों के लिए, गाय हिंदुओं के लिए और सुअर की चर्बी मुसलमानों के लिए, उनके धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली घटना थी। इस कारतूस का जो कैप है उसे मुंह से खोल करके उसके बाद बंदूक में डाला जाता था। तो इस घटना ने एक मैसेज दे दिया कि वैसे तो अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे भारत के लोगों को आपत्ति थी, लेकिन ये ऐसा कारण था
जिससे सीधे सीधे सैनिकों के बीच में यह भ्रम फैला या मैसेज गया कि अंग्रेज उनके धर्म को भी अब एक तरह से भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। धर्म में हस्तक्षेप, ठीक है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की जो घटना थी वह सैनिक असंतोष का तात्कालिक कारण बना और इसी सैनिक असंतोष के कारण फिर ये 1857 के विद्रोह की चिंगारी सुलग उठी, जो आगे चल करके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कारणों से बढ़ती गई। तो तात्कालिक कारण इन दोनों में से अगर ढूंढा जाए तो सटीक आंसर हमारा यही निकलता है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह इस घटना ने सैनिकों को विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है, बहुत ही विस्तार से और समझ के आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों, ये जो चर्बी थी ना जिसमें मैंने बताया गाय और सुअर की चर्बी का कैप लगाया जाता था, तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल, ये उस राइफल का नाम था जिस राइफल में ये कारतूस इस्तेमाल किए जाने थे। एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये 4 इसमें जो है तारीखें दी गई हैं। ये आपको बताना है कि ये जो राइफल है ये भारतीय सेना में कब शामिल की गई थी और कैसे फिर इसी में इस्तेमाल होने वाले चर्बी युक्त कारतूसों के नाम पर या उसी के कारण ये इतना बड़ा विद्रोह भारत में हो गया था, ये आपको बताना है। ए, नवंबर 1856 में, बी, दिसंबर 1856 में, सी, जनवरी 1857 में और डी, फरवरी 1857 में। ये तारीखें इतनी सिमिलर होती हैं कि इनमें अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप बार बार इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ें। जैसे कल मैंने आपको एक ट्रिक दी थी कि इतिहास को आप रट नहीं सकते, घटनाओं के क्रम से उसको जोड़ सकते हैं। तो देखो, पहले एनफील्ड राइफल इस्तेमाल की गई थी और वो तारीख थी दिसंबर 1856 ईस्वी। ठीक है, दिसंबर 1856 ईस्वी में जो अंग्रेज सरकार थी, उस जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके माध्यम से भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलाने वाली चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था दिसंबर 1856 ईस्वी में, जिस पर कि मैंने बताया चर्बी युक्त कैप लगा हुआ था। और इस राइफल को जो है 1854 के क्रीमिया युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार का युद्ध हुआ था और उसे काफी ज्यादा इसमें लाभ मिला था। तो इसी को फिर भारत में इस्तेमाल करने की इन्होंने योजना बनाई और फिर इसके कुछ ही महीनों बाद जो है ये अफवाह जब फैली तो 1857 में ये विद्रोह हो गया था। ठीक है, तो 1856 दिसंबर इसकी सही तारीख होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? है ना, इनमें से कोई एक ऐसा है जिसकी वजह से सैनिक विद्रोह नहीं हुआ। देखो, एक तो बात यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे इतिहासकारों ने इस 1857 के विद्रोह के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस विद्रोह की शुरुआत जो है वो सैनिक छावनी से हुई, इसलिए सैन्य विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ था। हालांकि अंत इसका एक प्रकार से राष्ट्रीय विद्रोह या कहें राजनीतिक विद्रोह के रूप में हुआ, लेकिन आरंभ सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ था। तो इनमें पूछा है कि सेना विद्रोही हो गई, सिपाही विद्रोही हो गए थे। विद्रोही होने के कई कारण थे, लेकिन इनमें से कोई एक है जो सेना सिपाहियों के विद्रोही होने का कारण नहीं था, उसे आपको बताना है। ए, ईसाई धर्म में फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, यानी कि भारत में ईसाई धर्म को का प्रचार प्रसार करने के लिए कंपनी जो प्रयास कर रही थी, उससे सिपाहियों में विद्रोह था या सिपाही नाराज, क्योंकि सिपाही भी है तो आम समाज से ही ना, तो उस समय जो भारतीय समाज था उनको हमेशा इस बात की गुस्सा आता था इस बात पर कि ये जो अंग्रेज हैं ये अपनी नीतियां अपने भाई कानूनी प्रशासनिक नीतियां चलाओ तो ठीक है, लेकिन सामाजिक और धार्मिक मामलों में जब हस्तक्षेप किया तो भारत की जनता काफी नाराज हुई और सैनिक जो है वो इसी जनता से ही आते, तो सैनिक भी नाराज हुए थे। ठीक है, तो एक कारण बताया गया है कि भारत में ईसाई धर्म फैलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने जो प्रयास किए थे, इससे सिपाही विद्रोही हो गए थे। दूसरा है, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया जाता था, इसलिए सिपाही विद्रोह करने लगे थे या सिपाही विद्रोही हो गए थे। तीसरा है, भत्ते की रोकथाम, सी में लिखा है भत्ते की रोकथाम, और डी है अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है, इन 4 में से कोई ऐसा एक है जो कि सिपाहियों के विद्रोही होने का कारण नहीं था, बाकी 3 विद्रोहियों के कारण थे। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आंसर स्पष्ट हो जाता है, डी इसका सही आंसर होगा। अब ये कैसे होगा इसको समझो। देखो,
सिपाहियों को विद्रोही बनाने में ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस कारण से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा था और उनके अपने जो मुख्य धर्म थे, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इनका पतन हो रहा था या इनकी अवहेलना की जा रही थी। ठीक है, इस बात से सिपाही नाराज थे। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया जाता था। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण हो सकता है, तो इसको समझिए। आप जब हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों को देखेंगे, क्योंकि ये वो समाज था ना जब भारत में, या ये आज से एक लंबे समय पहले की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय समाज में धर्म का बहुत ज्यादा महत्व था। लोग जो उनकी प्रवृत्ति थी वो धार्मिक थी, वो धर्म शास्त्रों के हिसाब से अपना जीवन जिया करते थे। और प्राचीन धर्म शास्त्रों में, खासतौर से हिंदू धर्म शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि समुद्र पारीय यात्रा करना वर्जित है। समुद्र पारीय यात्रा करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इतिहासकारों ने इसके पीछे जो तर्क दिया है वो इस प्रकार से है कि जो प्राचीन जो विद्वान या मनीषी होते थे, उनका ये मानना था कि अगर अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना है, तो जो बाहरी लोग हैं उनके साथ संपर्क में आना नहीं चाहिए। और समुद्र पारीय यानी कि समुद्र यात्रा को निषेध कर दिया था, इसीलिए कि समुद्र यात्रा करके आप जब दूसरे देश में जाएंगे तो वहां की संस्कृति और संस्कार लेंगे और आप अपने धर्म को भूल जाएंगे। इसलिए इन यात्राओं का निषेध किया गया था, समुद्री यात्राओं का। तो ये जो सिपाही थे, इनको जब ब्रिटिश सरकार अपने कई अभियानों पर बाहर भेजा करती थी, जैसे अब उस समय जो ब्रिटिश सेना थी, उस ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक ज्यादा हुआ करते थे। तो जैसे ही मतलब कहीं भी किसी भी हिस्से में ब्रिटेन के साथ कोई युद्ध होता था, तो वो भारतीय सेना की जब सहायता लेती, तो भारतीय सेना को समुद्र पार जाना पड़ता था। और इससे सैनिकों में बहुत ज्यादा रोष था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनका धर्म भ्रष्ट होगा और समाज उनको जो है विमुख कर देगा, अलग कर देगा समाज। क्योंकि कट्टरता थी उस समय थोड़ी सी समाज में, है ना, धार्मिक रीति रिवाज बहुत ज्यादा माने जाते थे। तो इस बात से भी सिपाही विद्रोही थे। दूसरा, भत्ते की रोकथाम, है ना। जिस प्रकार से जो अतिरिक्त भुगतान है वेतन और भत्ते का, जिस प्रकार से अंग्रेज सैनिकों को मिलते थे, उस प्रकार से भारतीय सैनिकों को नहीं मिलते थे। यानी कि वेतन और भत्ते में उनके साथ भेदभाव किया जाता था, भारतीय सैनिकों का भत्ता रोक लिया जाता था। इस बात से भी भारत सिपाही नाराज थे। लेकिन ये वाले कारण को इसमें बिल्कुल सही नहीं मान सकते, क्योंकि अधिकारियों की अक्षमता जैसा कोई मैटर नहीं था। अधिकारी अक्षम नहीं थे, सक्षम थे, क्योंकि ज्यादातर अधिकारी जो है उच्च पद पर वे अंग्रेज ही थे। तो ये कोई कारण नहीं था सिपाहियों के विद्रोही होने का। इसमें चौथा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये इंफॉर्मेशन है भाई, देख लीजिए, डेली इसलिए दी जाती है कि जो बच्चे नए शामिल हो रहे हैं वो इसके बारे में जानकारी हासिल कर लें। बाकी आप समझ ही रहे हैं कि क्लास जो चल रही है उसी के बारे में बताया जा रहा है, रेगुलर बैच के बारे में। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। डलहौजी की कुछ कार्यवाहियों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया, जो 1857 के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी हुई। निम्न में से कौन सी कार्यवाही उनमें से नहीं थी? ये जो लॉर्ड डलहौजी था ना, ये लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां थी, इन नीतियों ने भी भारत में 1857 के विद्रोह को आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए कार्यों में से इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जिसकी वजह से ये विद्रोह नहीं भड़का, है ना, जो विद्रोह को भड़काने का कारण नहीं था। यानी कि इसमें 3 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से विद्रोह हुआ, और एक कारण ऐसा है जिसका विद्रोह को भड़काने में कोई योगदान नहीं था। वो आपको बताना है। ए, राज्य अपहरण नीति। राज्य अपहरण का नीति का मतलब है व्यपगत का सिद्धांत। ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत क्या था? लॉर्ड डलहौजी ने नियम बनाया था कि अगर किसी राजा महाराजा या किसी राजशाही परिवार में कोई वाजिब उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो उसका राज्य ब्रिटिश सरकार हड़प लेगी और उसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा। इसमें दत्तक पुत्र नहीं, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई के अपना कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने एक पुत्र गोद ले लिया, तो उसको उन्होंने उसका उत्तराधिकारी नहीं माना और झांसी का विलय करने के लिए जब प्रयास किया तो फिर युद्ध हुआ झांसी की रानी के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। तो ऐसे ही भारत की कई रियासतों का विलय कर लिया था अंग्रेजों ने इस डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के कारण। इससे बहुत नाराज थे भारत के जो क्षेत्रीय राज्य थे, जो रियासतें थी, वो डलहौजी से बेहद नाराज थी उसके इस कार्य के वजह से। दूसरा है रेल एवं तार की शुरुआत। देखो, आपको बताना क्या है, जो इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो जिम्मेदार था, तो ये तो इसमें आंसर हमारा हो नहीं सकता। अब हमें ढूंढना है कौन सा एक कारण है जो जिम्मेदार नहीं था। दूसरा है रेल तथा तार की शुरुआत। डलहौजी के शासनकाल में ही रेल और तार की शुरुआत की गई। इसकी वजह से हालांकि ये कारण जो है ना, रेल और तार की शुरुआत, इसकी वजह से राष्ट्रीय विद्रोह तेजी से
प्रसारित हुआ, क्योंकि इससे सूचनाओं का आदान प्रदान करना आसान हो जाता था। अंग्रेजों के लिए इस विद्रोह को दबाना आसान हुआ, तो भारतीयों के लिए विद्रोह में अपनी विचारों को दूसरे स्थान तक पहुंचाना आसान हुआ। लेकिन इससे नाराज नहीं थे, यानी कि इससे विद्रोह के लिए उकसाया नहीं था। ये जो रेल और तार का विकास है, इसके ये विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था। ठीक है, अगला है अनेक शासकों की उपाधियों और पेंशन की समाप्ति। ये भी विद्रोह का कारण था, क्योंकि डलहौजी ने कई शासकों का जो है उनकी उपाधियों को समाप्त कर दिया। उनके राज्य का जब विलय कर लिया तो उनकी उपाधियां समाप्त कर ली और कईयों की पेंशन समाप्त कर दी। इससे बहुत नाराज थे लोग। लेकिन ये जो चौथा है ना, शैक्षणिक सुधार, इससे भला किसको आपत्ति हो सकती थी? तो इनके द्वारा जो शैक्षणिक सुधार किए गए थे, ये इस असंतोष का कारण नहीं था, बाकी तीनों असंतोष का कारण था। और ये जो डलहौजी है, ये 1848 से 1856 तक, 1848 से लेकर के 1856 तक भारत में जो है ये गवर्नर जनरल के पद पर रहा है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और सबसे ज्यादा विवादित जो इसका था सिद्धांत, वो व्यपगत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कहा जाता है, वो इसके लिए हड़प नीति जिसको कहा जाता है, ये सबसे विवादित कार्य था इसका। और ये चौथा जो कारण है, ये इसके लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह की सर्वप्रथम घटना के बारे में। देखो, हम पहले ही आपको बता चुके हैं ये बात कि ये केवल अभ्यास हो रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है बेटा यहाँ पर, क्योंकि मतलब जाहिर सी बात है कि आप पहले पढ़ चुके हैं, तभी इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। और इनमें हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इनकी व्याख्या करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, लेकिन एक लिमिटेड टाइम में और इस तरह से क्वेश्चन के साथ बहुत कुछ बताने की गुंजाइश नहीं हो पाती है। तो इसलिए आपने अगर 1857 के विद्रोह को बहुत डेप्थ में पढ़ा है, उसकी एक एक घटना को पढ़ा है, तो आपके लिए इन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, इससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, प्रश्नों के जो प्रारूप है ना, वो आपको इससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में और आगे जानेंगे। 1857 के विद्रोह की प्रथम घटना कौन सी है, या प्रथम घटना के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, 4 घटनाएं दी हुई हैं, 4 बातें लिखी हुई हैं, आपको बताना है कूट के आधार पर कौन कौन से सही है। पहला है, यह मेरठ में तब घटी। किसकी बात हो रही है? प्रथम घटना। यह मेरठ में तब घटी जब 2 सिपाहियों ने एक वरिष्ठ अधिकारी की राइफल चुरा ली। ठीक है, दूसरा है, इसकी शुरुआत तब हुई जब झांसी की रानी ने ब्रिटिश सरकार से युद्ध की घोषणा की। तीसरा है, इसकी शुरुआत तब हुई जब मंगल पांडे ने मेरठ में एक यूरोपीय अधिकारी पर गोली चला दी। और चौथा है, इसकी शुरुआत तब हुई जब मंगल पांडे ने बैरकपुर में एक यूरोपीय अधिकारी पर गोली चला दी। प्रश्न बहुत सामान्य है, सरल है, और अब तक आपका आंसर दिमाग में आ चुका होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1857 के विद्रोह की जो पहली घटना है, वो कहां से शुरू हुई? जब मंगल पांडे ने बैरकपुर में, ना कि मेरठ में। इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ मेरठ लिखा है, यहाँ बैरकपुर, बैरकपुर वाला सही है। जब मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में एक यूरोपीय अधिकारी पर गोली चला दी, क्योंकि मंगल पांडे को भी यह शक था कि जो कारतूस हैं उनमें चर्बी का, गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। असंतोष पहले से ही था और उन्होंने इसी असंतोष के चलते इन पर, जो अंग्रेज अधिकारी था, उस पर गोली चला दी। आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इस घटना के बाद ही फिर आगे चल करके तमाम घटनाओं का एक क्रम शुरू हो गया, जिन्होंने इसको विद्रोह में या राष्ट्रीय विद्रोह में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। मंगल पांडे, देखो मंगल पांडे जो है ब्रिटिश सेना की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे, ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिश सेना में ही होंगे। 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे, 34वीं बटालियन के सिपाही थे। कहां पर? बैरकपुर में। ठीक है, और इन्होंने किसको मारा था? जनरल बाग। ये जो अधिकारी था ना, अंग्रेज अधिकारी जिसको इन्होंने मारा था, उसका नाम क्या था? जनरल, मतलब ऊंचे दर्जे का था, जनरल बाग। जनरल बाग पर गोली चला दी और जिससे उसकी हत्या हो गई। ये बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि एक सिपाही के पद पर
जो मंगल पांडे थे उन्होंने इतने बड़े अंग्रेज अधिकारी को जब मार दिया तो इससे एक विद्रोह की चिंगारी सुलग उठी और फिर उससे एक अलग अलग स्थानों पर इसका जो परिणाम है वो दिखाई दिया। ठीक है, और मंगल पांडे पर फिर जाहिर सी बात है सब सामने था, कुछ छुपाने वाली बात थी नहीं, तो इन पर मुकदमा चला, सैन्य अदालत में मुकदमा चला जहां पर इन्हें फांसी की सजा हुई और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1857 8 अप्रैल 1857 में ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 में इनको फांसी दे दी गई। इतनी जल्दी सारी कार्रवाई हो गई सैन्य अदालत में और इनको फांसी पर लटका दिया गया। जैसे ही इनको फांसी की सजा मिली उसके बाद फिर जो अलग अलग जगह पर भारतीय सेना थी, जो ब्रिटिश सेना थी, उसमें जो भारतीय सैनिक थे उनके अंदर एकदम विद्रोह की आग भड़क उठी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? अब यहाँ स्वरूप को लेकर के सब अपनी अपनी बातें इतिहासकार कह रहे हैं, कोई कहता है ये विद्रोह था, कोई कहता है ये षड्यंत्र था, तो किसने इसको षड्यंत्र कहा है? ए सर जेम्स आउटम एवं डब्ल्यू टेलर, बी सर जॉन के, सी सर जॉन लॉरेंस और डी टी आर होम्स। ठीक है, तो षड्यंत्र क्या कहा है, किस चीज का षड्यंत्र कहा है? इनमें से कोई एक है जो ये कहता है कि ये हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था, हिंदू मुसलमान ने मिलकर के ये षड्यंत्र कर लिया, और ऐसा कहने वाले थे सर जेम्स आउटम एवं डब्ल्यू टेलर। ठीक है, जेम्स आउटम और डब्ल्यू टेलर कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था और यह ना तो कोई आंदोलन था ना कोई विद्रोह था, ये केवल एक षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र का लाभ किसको मिला? हिंदू को मिला, ऐसा ये मानते हैं। और इस घटना से ना अंग्रेज इतने डर गए थे क्योंकि इसमें हिंदू और मुसलमानों ने जिस प्रकार से मिलकर जिस प्रकार से मिलकर एकता के साथ अंग्रेजों पर प्रहार किया था, अंग्रेज भयभीत हो गए और इसी के बाद अंग्रेजों ने बांटो और शासन करो की नीति के तहत अपना यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया और इसमें ये पूरी तरह सफल भी रहे। ठीक है, यहीं से इन्होंने धार्मिक आधार पर भारत में नफरत फैलाने का काम किया। अगला प्रश्न, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबंधित है या किसका है? देखो 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा कि यह ना तो राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही प्रथम था, ये कहने वाले इनमें से कौन है? ये प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आर सी मजूमदार, ऑप्शन बी एस एन सेन, सी ताराचंद्र और डी बी डी सावरकर। तो ये नाम बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना, कई बार पूछा जाता है। आर सी मजूमदार, मजूमदार कहते हैं कि यह ना तो पहली बार हुआ क्योंकि इससे पहले भी विद्रोह होते रहे हैं, ना ही ये राष्ट्रीय था क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय कारणों से हुआ था, और ना ही ये स्वतंत्रता के लिए होने वाला संग्राम था क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब था केवल राजा को उसकी गद्दी मिल जाए बस। तो इस प्रकार से मजूमदार ने इसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना है। ठीक है, आगे और नाम आएंगे किसने क्या माना है तो और बताएंगे। अगला प्रश्न है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? यह प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें से ये कौन है जिन्होंने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? ए बी ए स्मिथ, बी पी ई रॉबर्ट्स, सी वी डी सावरकर और डी ये सभी। तो आप इनका नाम अच्छी तरह जानते हैं, वी डी सावरकर ही थे जिन्होंने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। वी डी सावरकर एक राष्ट्रवादी नेता थे और इन्होंने कहा कि ये एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का विद्रोह, और ये बताने के लिए इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था किताब का इनका नाम ही था 1857 का स्वतंत्रता समर। इनकी किताब का नाम था 1857 का स्वातंत्र समर, ये इनकी किताब का नाम था। ठीक है, और इसी में इन्होंने 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, आगे भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इनमें से कौन वो है जिसने 1857 के विप्लव या संग्राम के बारे में पहली बार लिखा था?
किसमें? भारतीय भाषा में, भारतीय भाषा में लिखा पहली बार। ठीक है, ए सैयद अहमद खान, बी बी डी सावरकर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए सैयद अहमद खान। ठीक है, ये प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाता है। सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहली बार सबसे पहली बार भारतीय भाषा का प्रयोग किया, लेकिन वो भाषा कौन सी थी? उर्दू। ठीक है, उर्दू में इन्होंने जो 1857 के विप्लव या विद्रोह के बारे में लिखा वो पहली बार था, और इनकी पुस्तक का नाम था असबाब ए बगावते हिंद। असबाब असबाब ए बगावत ए हिंद, बगावत ए हिंद। ठीक है, और इसमें इन्होंने अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी उनकी आलोचना की है। ध्यान दीजिएगा, बाद में सैयद अहमद खान कांग्रेस के विरोधी हो गए थे, अंग्रेजों के एक प्रकार से समर्थक हो गए थे, लेकिन यहाँ पर आरंभ में सैयद अहमद खान काफी उदार थे और इन्होंने ही हिंदू और मुसलमानों को भारत की दो आंखें कहा था। लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा कि अंग्रेजों ने बांटो और शासन करो की नीति का पालन किया, तो उसी के तहत सर सैयद अहमद खान की विचारधारा बदली और फिर आगे चल करके इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया। लेकिन यहाँ पर 1857 के विद्रोह के बारे में इन्होंने उर्दू भाषा में ये जो अपनी पुस्तक लिखी है, पहली बात तो ये किसी भारतीय भाषा में लिखी जाने वाली 1857 के टॉपिक पर लिखी जाने वाली ये पहली पुस्तक है, और इसमें इन्होंने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की है, और यह पुस्तक का प्रकाशन हुआ है 1859 ईस्वी में। ठीक है, 1859 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और बाद में फिर इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। और ये कहते हैं कि सैयद अहमद खान इस पुस्तक में कि अंग्रेजों ने जिस तरह से भारत के रीति रिवाज और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया, उसी के कारण ये विद्रोह हुआ था। आगे, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? यानी कि इनमें से कौन एक सरकारी इतिहासकार थे? सरकारी इतिहासकार का मतलब क्या है? ब्रिटिश सरकार ने इनको नियुक्त किया था। ठीक है ना, तो ब्रिटिश सरकार के आदेश पर इन्होंने ये 1857 के विद्रोह पर इतिहास लिखा, उसका किताब लिखी। तो वो कौन था? ए आर सी मजूमदार, बी ताराचंद, सी बी डी सावरकर, डी एस एन सेन। तो सही आंसर होगा डी एस एन सेन को 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार माना जाता है, और इनकी पुस्तक का नाम है 1857। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम ही है 1857। 1857 के नाम से इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक में इन्होंने इसको सिपाही विद्रोह भी नहीं कहा, बल्कि ये कहते हैं कि ये केवल मतलब एक तरह से सिपाही विद्रोह मान लीजिए, लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह तो इन्होंने बिल्कुल नहीं माना। ये कहते हैं ये केवल सिपाही विद्रोह है ना, सिपाही विद्रोह है। और सिपाही विद्रोह कहने के पीछे कारण क्या था कि ये सरकारी इतिहासकार थे, तो सरकारी सोच के को ही तो इसमें प्रदर्शित करेंगे ना। तो इनके हिसाब से ये एक सिपाही विद्रोह मात्र था, ना तो ये स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही ये किसी अन्य स्वरूप में देखा जा सकता है। एस एन सेन ने ये जो है इसके बारे में बताया था। बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। 1857 से काफी प्रश्न आते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान जारी किए गए इश्तहारों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इश्तहार का मतलब होता है जैसे प्रपत्र, पत्र, लेख आदि। ए, उनमें भारत में मुस्लिम शासन को महिमा मंडित किया गया। बी, उनमें मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व को महिमा मंडित किया गया। सी, उनमें इस्लाम के संदेश को महिमा मंडित किया गया। डी, उनमें क्वीन विक्टोरिया की भूमिका को महिमा मंडित किया गया। यानी कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय जो प्रपत्र या इश्तहार आ रहे थे, इनमें से कौन सा एक बिंदु है जिसके बारे में उसमें बढ़ा चढ़ा करके लिखा जा रहा था? तो आप इसको देखेंगे तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, मुगल। और ये इसमें ये बताया गया था कि जब भारत में मुगल साम्राज्य, क्योंकि अंग्रेजों ने मुगलों की सत्ता को पलट करके ही अपना शासन स्थापित यहाँ करने का प्रयास किया था, तो ये इश्तहारों के माध्यम से यह बताया जा रहा था कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न समुदाय कैसे साथ साथ प्रेम से रहा करते थे, उसका महिमा मंडन किया गया था। और इसीलिए आप देखते हैं कि 1857 का जो नेता था राष्ट्रीय स्तर पर, वो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को बनाया गया, क्योंकि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत देखो, इससे पहले जो तमाम विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए, वे भारत की संस्कृति में ही रच बस गए। उन्होंने अपनी खुद की संस्कृति यहाँ थोपने का प्रयास नहीं किया, लेकिन अंग्रेजों ने ना भारत की पूरी तरह से जड़ें ही बदलने का प्रयास किया, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रहार किया, इसलिए ये विद्रोह हुआ। अदरवाइज देखो, मुगल आए यहीं के हो गए, तुर्क, इससे पहले तुर्क आए यहीं के हो गए, अरबी आए यहीं के हो गए, लेकिन
ब्रिटिश यहाँ के नहीं हो पाए, उन्होंने बदलने का प्रयास किया और यहाँ से जाना पड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? ए कमल और रोटी, बी बाज, सी रूमाल, डी दो तलवारें। आप जानते हैं इसको, क्रांति फिल्म देखी होगी तो उसमें कमल और रोटी, क्रांति फिल्म इसकी 1857 के टॉपिक पर ही बनी हुई है। ऐसी फिल्में देखा करो, हिस्टोरिकल फिल्में देखा करो, लेकिन हिस्टोरिकल फिल्में देखने से पहले हिस्ट्री जरूर पढ़ लो, क्योंकि कई कई उसमें तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है ना, तो आपको सही जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए पहले इतिहास पढ़ो, फिर उसके बाद फिल्म देखो। तो कमल और रोटी इसका साइन क्यों था, इसका प्रतीक एक तरह से कोड वर्ड था। जैसे क्रांतिकारी जब आपस में मिलते थे तो वो कैसे पहचाने कि आप उनके पक्ष के हो या विपक्ष के हो, तो ये कोड बोला करते थे कमल और रोटी। और कमल और रोटी बोलने का मतलब था कि वो आपके पक्ष में है, क्रांतिकारी हैं, ब्रिटिश सरकार के विरोधी हैं। तो बड़ा ही सीक्रेट था ये कोड जो है। और इसके माध्यम से एक प्रकार से कमल जो है राष्ट्रीयता का प्रतीक था, और रोटी जो है आम लोगों की भूख को प्रदर्शित करने के लिए कमल और रोटी इसको इसका साइन या प्रतीक रखा गया था। आगे देखिए, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्न में से कौन सी एक घटना में एचिसन इस कथन का संबंध है? यानी कि ये अंग्रेज था एचिसन, इसने कब ये कहा था कि हम हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा नहीं पाए? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, किस घटना को ध्यान में रख करके कहा था इसने? ए 1857 के विद्रोह में, बी चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में, सी खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में, डी भारत के आर्थिक शोषण के संदर्भ में। तो एचिसन का ये कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में था कि हम, यानी कि एक तरह से एचिसन ये कहना चाहता है कि ब्रिटिश सरकार मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ाने में असफल रही, इसीलिए 1857 का विद्रोह इतना ज्यादा तीव्रता से फैल गया था। तो एचिसन ये बात 1857 के विद्रोह के बारे में कहता है, और एचिसन के इस कथन से हमें ये पता चलता है कि निश्चित रूप से इस विद्रोह में हिंदू और मुस्लिमों की एकता को देख करके अंग्रेजों को एक तरह से डर लग गया, भयभीत हो गए वो, इसीलिए उन्होंने भारत की शक्ति को तोड़ने के लिए धार्मिक आधार पर प्रहार किया और तोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, और ये कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ये जो चार्ल्स एचिसन है ना, ये पंजाब का गवर्नर था, ये पंजाब का गवर्नर था उस समय, और 1857 के विद्रोह के बारे में जब इसने लिखा तब ये बात उसमें कही थी। ठीक है, अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था। भ्रूणावस्था का मतलब है आरंभिक अवस्था में। इस बात को, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन से हैं? ये कौन है जो बता रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य में? 19वीं शताब्दी के मध्य का मतलब है 1850 के आसपास का समय, है ना? तो इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन है जो ये मानते हैं कि इस समय राष्ट्रवाद आरंभिक स्थिति में था, भ्रूणावस्था या एक तरह से राष्ट्रवाद था ही नहीं यहाँ पर। देखो, राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद दो विचारधाराएं होती हैं। क्षेत्रवाद क्षेत्रीय मुद्दों को आगे बढ़ाता है, राष्ट्रवाद राष्ट्रीय मुद्दों को आगे बढ़ाता है। तो इनमें से कौन है जो ये कहता है? ए आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन, बी सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, सी टी.आर. होम्स और एल.ई.आर. रोज, डी सर जॉन लॉरेंस और सीले। ठीक है, तो ये कथन जो है किसका है? इसका सही आंसर होगा, यह कथन है आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन का, क्योंकि मजूमदार ने इसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना है, एस.एन. सेन इसे सिपाही विद्रोह मानते हैं, और इन दोनों ने मिलकर के ये कहा है कि इस समय भारत में राष्ट्रवाद नहीं था, भ्रूणावस्था में था। भ्रूणावस्था जैसे एक बालक की उत्पत्ति का आरंभिक चरण होता है, जहां उसमें न प्राण होते हैं न जीवन होता है, उसी से इसकी तुलना करते हुए इन्होंने ये बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? ठीक है, इनमें से वो कौन सी पहली घटना है जो 1857 के संग्राम से संबंधित थी? अब देखो, इसमें ये जरूरी नहीं कि वो घटना भी हो जो कि आप पीछे देख चुके हैं, ये अलग प्रश्नों से अलग पॉइंट को लेकर के पहली घटना बता दिया गया है, तो आपको इनमें से पहली घटना कौन सी थी ये बताना है, नहीं तो आप इसमें मंगल पांडे की घटना ढूंढो। मंगल पांडे के अलावा जो घटनाएं थी उनको जोड़ करके क्रम से आपको बताना है, क्योंकि शुरुआत हुई फिर उसके बाद अलग अलग स्थानों पर इसका विस्तार हुआ, उसका क्रम आपको बताया जाएगा जब आप पढ़ोगे या पढ़ रहे होगे, तो उसको याद में रख करके बताना है। ए कानपुर में विद्रोह और नाना साहिब का नेतृत्व संभालना, बी बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, सी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, और डी झांसी की रानी का विद्रोह होना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें इन चारों में पहली घटना है सी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, जो सैनिक थे कहां से दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे थे? ये
तो ये पहुंचे थे मेरठ छावनी से, ठीक है। मेरठ छावनी से ये दिल्ली के लाल किले तक पहुंचे और दिल्ली के लाल किले में जाकर के इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया, राष्ट्रीय विद्रोह का नेता बनाया और वहीं से इन्होंने इस को एक संगठित रूप से चलाने का प्रयास किया है। ये यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जान लें आप कि 1857 के विद्रोह की ये जो घटना थी, सैनिक जब 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी से जब इन्होंने विद्रोह किया कि हम इस चर्बी वाले कारतूस, क्योंकि अभी मंगल पांडे को तब तक यहाँ पर मृत्यु दी जा चुकी थी, मृत्युदंड, तो मंगल पांडे की घटना ने सिपाहियों को और ज्यादा विद्रोह बना दिया था। तो सिपाही जो मेरठ छावनी के सिपाही थे, इन्होंने भी इसका प्रयोग करने से मना कर दिया और 10 मई 1857 को इन्होंने कहा कि अब हम अंग्रेज सेना के लिए काम नहीं करेंगे और यहीं से इन्होंने जो है अपने अधिकारियों की हत्या करके फिर आगे जो बढ़े और वहां दिल्ली जाकर के इन्होंने फिर 12 मई को ये दिल्ली पहुंचे। 10 मई को ये घटना हुई और 12 मई की सुबह ये दिल्ली पहुंचे और वहां जाकर के इन्होंने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लाल किले में अपना झंडा फहराया और वहां अपने राष्ट्रीय विद्रोह की एक तरह से आरंभ कर दिया। तो विद्रोह का आरंभ इसी तारीख से माना जाता है जब ये लाल किले से इसकी शुरुआत हुई थी तब, ठीक है। बाकी घटनाएं बाद में हुई हैं, ठीक है। कानपुर में, अवध में और झांसी में विद्रोह की शुरुआत जो है वो बाद की घटनाएं हैं। आगे क्रम आएगा तो बताएंगे। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ए अजीमुल्लाह को, बी विरजिस कादिर को, सी बख्त खान को और डी हसन खान को। तो ये जो बहादुर शाह जफर थे ना, ये काफी बूढ़े हो गए थे, तो इसलिए इन्होंने बख्त खान को अपनी जिम्मेदारी थी साहब ए आलम बहादुर की उपाधि देकर के इनको नेतृत्व दिया। तो दिल्ली से जो नेतृत्व था, इस 1857 का नेतृत्व था, उसका वास्तविक नियंत्रण जो है बख्त खान के पास था और बख्त खान ने ही इसका नियंत्रण संभाला था। लेकिन विद्रोह के नेता जो है वो बहादुर शाह जफर ही थे, ठीक है। तो बख्त खान जो है एक पख्तून नेता थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर ये काम कर चुके थे बख्त खान, ठीक है। ये जो है जब मेरठ के जो विद्रोही सिपाही थे वे जब दिल्ली पहुंचे तो उनका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी बहादुर शाह जफर ने जो है इनको बख्त खां को दे दी और फिर इन्हीं को सैन्य कमेटी का प्रमुख बनाया गया। ये जो सेना लड़ रही थी ना दिल्ली से, उसके ये हेड थे बख्त खां, ठीक है। इनको ये उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक 1857 में ब्रिटेन के विरुद्ध बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई? निम्न में से कौन एक ये आर्मी के नाम है, इनमें से कौन सी एक आर्मी है जो 1857 में ब्रिटेन के विरुद्ध बगावत में मुख्य रूप से शामिल हुई थी? ए पंजाब आर्मी, बी मद्रास रेजिमेंट, सी बंगाल आर्मी और डी अवध रेजिमेंट। तो इसका सही आंसर होगा बंगाल आर्मी, ठीक है। बंगाल आर्मी को प्रेसिडेंसी आर्मी भी कहते थे, प्रेसिडेंशियल आर्मी या प्रेसिडेंसी आर्मी। ये आर्मी पूरी तरह से बगावत पर उतर आई थी और इसने अंग्रेजों के खिलाफ जो है यहाँ पर युद्ध का रूप ले लिया था, एक तरह से विद्रोही रूप ले लिया था और इसमें 1,25,000 सैनिक थे। इस बंगाल आर्मी में 1,25,000 सैनिक थे और मैंने बताया इसको ब्रिटिश प्रेसिडेंसी आर्मी भी कहा जाता था और इसने जो है पूरी की पूरी जो 1,25,000 सैनिक थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध इसमें भागीदारी की थी। आगे है, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इमदादुल्ला शाह, सी मौलाना फजेहल खेराबंदी और डी नवाब लियाकत अली। तो ये जो मौलवी अहमदुल्ला शाह हैं ये सबसे कट्टर दुश्मन थे और इनको पकड़ने के लिए ना अंग्रेज सरकार ने उस समय इनाम घोषित किया हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा गया है किस विद्रोही के लिए अंग्रेज सरकार ने इनाम घोषित किया था, तो वो मौलवी अहमदुल्लाही थे और इन्होंने फैजाबाद या अयोध्या से जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। फैजाबाद से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन्होंने तमाम लोगों को, विभिन्न धर्मों के लोगों को एकजुट किया था अंग्रेजों के विरुद्ध और ये एक एक्चुअली ये मूल रूप से ना तमिलनाडु के अरकाट के निवासी थे, लेकिन बाद में ये फैजाबाद में आकर के बस गए थे और इन्होंने सभी धर्मों के लोगों को का आह्वान करते हुए कहा कि सभी धर्म के लोग एक साथ आएं और काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ें। तो इसकी वजह से जो धार्मिक एकता थी वो यहाँ पर दिखाई पड़ी, इसलिए अंग्रेज इन्हें अपना कट्टर दुश्मन मानते थे, ठीक है। अगला है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? ए आगरा, बी झांसी, सी बनारस और डी वृंदावन।
तो ये जो लक्ष्मीबाई जी थी, कल की टॉपिक भी यहीं से होंगे, तो कल और आगे लक्ष्मीबाई और जो भी लोकल नेता हैं सब आएंगे, बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। बनारस में इनका जन्म हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का। और रानी लक्ष्मीबाई का एक तरह से शौर्य जो वीर गाथा है 1857 के संदर्भ में कल ये टॉपिक आएंगे क्वेश्चन इनके से, तो हम वहां डिटेल्स आपको इनके बारे में बताएंगे, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। फिलहाल इनका जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। और इन्होंने जो इनका जो जन्म दिवस था वो था 19 नवंबर 1835, ठीक है, 19 नवंबर 1835 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जो आरंभिक नाम था वो मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका, क्योंकि ये पैदा हुई थी बनारस में, तो वहां मणिकर्णिका जो है ना उसी के नाम पर इनका नाम हुआ। और मूल नाम था, बाद में इनका ये हुआ। और इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई? ग्वालियर में हुई। अगला प्रश्न यहीं से है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि वही है जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि ग्वालियर में। जब ये इनके किले को चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया, तो ये किले की दीवार को फांद करके घोड़े सहित और अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांध करके ये अंग्रेजों से मोर्चा लेने के लिए बाहर निकली। छोटी सी इनके पास सैन्य टुकड़ी थी और ये ग्वालियर गई और वहां पर जाकर के इन्होंने सहायता मांगी ग्वालियर के शासक से, लेकिन उन्होंने इनको सहायता देने से मना कर दिया। तो अलग अलग छोटे छोटे सेनाओं को इकट्ठा करके इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया, सरेंडर नहीं किया, और अंतिम समय तक युद्ध करती रही और युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गई और ग्वालियर में ही इनकी समाधि बना दी गई। और कल के टॉपिक में इनके बारे में और विस्तार से आपको बताएंगे। तो जो लोग अभी इसके बारे में जानकारी नहीं रखते उनके लिए क्रैश कोर्स की जानकारी दी जा रही है, जो यूपी टीजीटी पीजीटी मई और जून में होने वाले एग्जाम है। इसके लिए दोपहर को 1 बजे लाइव क्लास चलाया जा रहा है आप सभी के लिए। पूरे कोर्स को मात्र 65 दिनों में रिवीजन करने के लिए ये कोर्स चलाया जा रहा है। इसमें मॉक टेस्ट से लेकर के इंपॉर्टेंट फैक्ट पूरे दिए जा रहे हैं, उन पर चर्चा होती है। और जो लोग अगर इसमें अब देर में भी शामिल होंगे तो पीछे की सारी रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगी, मात्र 499 में उनके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। बाकी के जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से उस पर हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है।